जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, इस सेगमेंट में वैसे तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़, चाहे सोशल पर्सनालिटीज़ हो, सोशल वर्कर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। ये हमारा सेगमेंट जो है ना, मल्टी डायमेंशनल सेगमेंट होता है। और आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जो लोग मौजूद हैं वो भी बड़े मल्टी डायमेंशनल हैं, बड़ी वर्सटाइल पर्सनालिटी के मालिक हैं माशाल्लाह। एक तरफ तो सियासत में हैं, सियासत के साथ साथ सोशल वर्क भी जारी रखते हैं। इसके अलावा साबिक यानी सेंट्रल के साबिक चेयरमैन KMC सेंट्रल के हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ दीगर इल्मी और अदबी जो महाफिल होती हैं उसमें भी इनसे मुलाकात रहती है। खैरियत से हैं रेहान भाई? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान, मुझे बताइएगा। अब तो आखिरी अयाम रह गए चंद। हाँ। और दुआ बस ये है कि रमज़ान की फजीलत से हम भी फैज़याब हों। पता नहीं अगला रमज़ान मिले ना मिले, और इसी तवस्सुत से मुल्क में जो होने वाले जो मसाइल हैं, इकनॉमिक हों, सोशल हों, पता नहीं किसके वसीले से वो मसले मसाइल भी हल हों, अल्लाह करे। अच्छा, चलें माशाल्लाह, देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अली मंसूर जैदी साहब, जो कि साहिल वेलफेयर ट्रस्ट से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साहिल वेलफेयर के, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अली मंसूर साहब फर्स्ट क्लास, थैंक यू। नाज़रीन, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नातख़्वाह हैं, सनाख़्वाह हैं माशाल्लाह, जामिया कराची से मुंसलिक हैं और साहिब कलाम नातगो शायर हैं, बड़े ज़बरदस्त यानी पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता नातख़्वाह हैं। शकील मदनी साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से जी नाज़रीन। इसके अलावा आज हमारे साथ फिर से एक और बहुत अच्छी सी शेफ़, अंग्रेज़ शेफ़, अगर मैं अंग्रेज़ शेफ़ कहूँगा तो आप लोग पहचान गए होंगे। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और ख़ास तौर पे देखिए, कोई भी शेफ़ हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लॉयर हो, उसकी पर्सनालिटी का बहुत असर पड़ता है उसके काम पे। तो इसी तरह अगर शेफ़ खुद अच्छी शक्ल की हो तो लोग ही समझते हैं शायद अपना शेफ़ जो है सबसे पहले अपना पकाया हुआ खाना खुद खाएगा, और इस वजह से अगर उसकी शक्ल अच्छी है तो फिर हमारा भी उसके पकाया हुआ खाने से शक्ल अच्छी होगी, या उसकी रेसिपीज़ को फॉलो करके शक्ल अच्छी होगी। तो बहरहाल बहुत स्मार्ट सी, बहुत प्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, वेलकम, यू वेलकम माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मसरूफ़ थी एक दूसरे चैनल पे, वहाँ से शो जल्दी ख़त्म करके और उसके बाद फिर यहाँ पे आई हैं। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपकी। बहरहाल हम नाज़रीन अपने तमामी मेहमान गिरामी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खुशलहन कारी हैं, हाफिज़ हैं, सनाख़्वाह हैं, कारी फैसल चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक है, वेलकम कहते हैं। यार भूल गया था मैं, बहरहाल आप यहाँ मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा नहीं कारी साहब का तारुफ नहीं हुआ। ठीक है, रेहान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन रहता है, वैसे क्या करते हैं? देखिए, अमूमी तौर पे तो जो प्रोफेशनली जो चीज़ें चल रही होती हैं उसका पेस स्लो ज़रूर हो जाता है, और हमारे लिए मसला ये होता है कि ख़ास तौर पर अफ्तार की दावतें मुख्तलिफ़ जगहों पर जब होती हैं तो बाज़ औक़ात ऐसी बात भी होती है कि कहीं से अफ्तार अगर करते हैं हम तो दूसरी जगह पे जाकर हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मतलब इतना फासला मेंटेन करना पड़ रहा होता है, और वो कमिटमेंट। अच्छा, कितनी जगहों पे इफ्तार की दावत चल रही है? 2 से 3 जगहों पे तो लाजमी तौर पे हो रहा 2 होता से है। 3 जगहों पे लाजमी होती है। तो अब कहीं पर ना जा सकें तो वो एक शिकवा अच्छा, तो रहता आप है। ज़्यादातर सेंट्रल की दावतें देखते हैं या कहीं भी किमाड़ी भी चले जाते हैं और कोरंगी भी चले जाते हैं? गुलशन में आज जैसे आज है जौहर में और गुलशन में, हाँ। आपके पास से होता हुआ वहीं पर जाऊंगा मैं। अच्छा, वहीं पे चले जाएंगे। और बाकी ईस्ट में बाकी लोग भी देख रहे हैं सारे जो? हाँ, अपने नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब ख़ास तौर पर कराची में एक रुझान पैदा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर, शाहराहों पर, चौकों पर जो मुस्तहिक लोग हैं, दस्तरखान लगाने का, चलने फिरने वाले लोग हैं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब और जो नौजवानों का एक सेगमेंट था जिसको किसी न किसी वक्त पर हमने प्रमोट किया, फैसिलिटेट किया, मोटिवेट किया, वो माशाल्लाह से अब मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के दस्तरखान लगा रहे हैं। तो उनकी जानिब से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि हम कम से कम चक्कर ज़रूर लगा लें। वो तो JDC भी वो थे, क्या कहते हैं? JDC के तो बड़े फंडिंग के एक रिसोर्सेज हैं, और वो भी तो स्टूडेंट से शुरू किया था, मैं समझ शायद आपने उनकी मदद की है। JDC तो बुनियादी तौर पर लामा शहनशाह नकवी साहब की वो थी, और JDC के जो आजकल रूह रवा हैं
वो भी बुनियादी तौर पर अल्लामा शहनशाह नकवी की ही दरियाफ्त थे, और उन्होंने मेहनत की और उन्होंने चीज़ों का ऐसा ही है गालिबन। तो अभी बहुत सारे नौजवान जो कि जिनका काम जो प्रोफेशनली हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर सर्व कर रहे हैं। बेशुमार लड़के हैं, जैसे FK फाउंडेशन है, वाटर पंप पर पिछले कई सालों से मुफ्त खाना तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह वॉइस ऑफ यूथ है, फैज़ान इंजीनियर फैज़ान के हैं, फिर हामिद सलमान है। अगर आपको याद होगा कि पेट्रोल पंप चौरंगी पर एक टंकी बनाई है कुछ नौजवानों ने आज से 5 साल पहले, और हीट वेव से बचने के लिए बनाई थी। आज भी वहाँ पर हामिद सलमान और उनके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, रुफ़क़ा हैं, वो सारे मिलकर कर रहे होते हैं। ये तो चंद जगहों का पता है, लेकिन बड़े पैमाने पर कराची भर में नौजवान ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये सोचने की बात है कि कराची वाले तो हमेशा से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान, नस्ल, फ़िक़ा या सियासी वाबस्तगी, मगर जो इन रिटर्न कराची मतलब के नौजवान जो मुतमन्नी हैं जिस चीज़ के, ताहाल इवन के उनको आबादी में गिनना भी नहीं जा रहा अगर, तो ये तशवीशनाक बात है। तो बदकिस्मती है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। आप इफ्तार रखते रहते हैं जगह जगह, मतलब हम जाते रहते हैं, हम अटेंड करते रहते हैं, लोगों में मौजूद रहना चाहते हैं। अच्छा, कैसा लगता है ये PSP के भी लोग आते होंगे जो पुराने साबका PSP के थे? एक ज़माने में आप लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर कुछ आपके लोग टूट के वहाँ जा रहे थे, कुछ मतलब ऐसा रुझान चल रहा था, जो आपसे नाराज़ होता था वो PSP चला जाता था, और वो सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोग मिलते हैं मतलब उससे। देखें, MQM के वतन से पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स हों, एंटिटीज़ हों, पॉलिटिकल ग्रुप्स हों, अल्टीमेटली जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो आगाज़ था सियासत का, अर्बन पॉलिटिक्स का, जिसमें इलेक्टेबल्स तो नहीं है ना, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस तो नहीं है ये लोग, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था? जो डिप्राइव कम्युनिटी है, और इसको अगर ग्रैंड सिनेरियो में लार्जर कैनवस पे लें, कम्युनिटी कौन सी है? पूरे कराची की बात कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी प्रिसाइसली, और जनरली पूरे पाकिस्तान के किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। ठीक। और अगर हम समझते हैं कि अगर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब MQM के आने के बाद से मसाइल हुए, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में उस वक्त से शुरू होकर फातिमा जिना के दौर से लेकर गौहर अयूब से लेकर और कराची में खंबे बजने तक, उसके बाद ही तो MQM बनी है। उसके बाद MQM बनी है। 10 साल की पैदावार है। अच्छा, अब हम सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम कम्युनिटियों और पाकिस्तान को ये बात तो फैक्ट है। देखिए सर, मैं रियान साहब आपसे एक न्यूट्रल बात ये करना चाहूँगा कि अगर हम 1980 की दिहाई से पहले देखें तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन मिलती थी। ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में टॉप पोजीशंस कराची की IG, DC, ये तमाम लोग उर्दू स्पीकिंग हुआ करते थे। सर, क्या फ़ायदा हुआ MQM बनने का कि आज अगर आप ढूंढने जाएं तो चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो शायद 100 में से कोई एक उर्दू स्पीकिंग मिले, ना किसी गवर्नमेंट सर्विस में, ना किसी सिविल सर्विस में, कहीं भी मौजूद नहीं। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, रिवर्स थीसिस देता हूँ आपको। जो हाइपोथेसिस है वो ये है, और मैं जो वो लोग जो आपकी एज से और हमारी एज से थोड़ा सा बड़े उनको मालूम है, रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूँ। MQM जो बनी वो इसी इस्तेहसाल की वजह से तो बनी। कोटा सिस्टम जो मुसल्लत हुआ, अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि अयूब खान साहब के दौर में यक जुम्बिश कलम हज़ारों CSS अफसरान को जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक थे फारिग कर दिया गया। इसी तरह भुट्टो साहब के दौर में मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि सैकड़ों उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों को क्यों फारिग किया गया, उसी दौर में कोटा सिस्टम क्यों मुसल्लत किया गया। ये सब चीज़ें नहीं होती MQM नहीं बनती। और आज भी देखें, अगर आपको इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं सर, लेकिन तो ये सब कुछ होने के बाद भी लोगों में एक रुझान था, लोग सरकारी नौकरियों की तरफ जाया करते थे। MQM ने तो वो रुझान ही खत्म कर दिया ना सर। रुझान खत्म नहीं किया, लोगों ने मुकाबले के इम्तिहान में बैठना छोड़ दिया, लोगों ने सरकारी नौकरियों के इश्तिहार देख के अप्लाई करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इतने साल हुकूमत में रही, परवेज मुशर्रफ का दौर आपका गोल्डन दौर था सर, उसमें जो आपने भर्तियां की वो बाद में लोग निकाले गए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोगों को एक रुझान पैदा करके मुकाबले का इम्तिहान दिला के प्रॉपर गवर्नमेंट सर्विसेज में लेके आते तो कोई उन लोगों को निकाल नहीं सकता था। आज जो घोस्ट मुलाजमीन के नाम पे
हजारों लोग निकाले जाते हैं, आपकी भर्ती के भी निकाले जाते हैं ना सर। दो आर्गुमेंट दूंगा आप इस पे। पहली आर्गुमेंट तो ये दिया कि इतने सारे लोगों को जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के ताल्लुक रखने वाले CSS अफसरान थे फारिग किया गया, और उसके रिबर्टल के तौर पे कोटा सिस्टम जो बना उसके रिबर्टल में MQM बनी। आगे आ रहा हूँ, आगे पॉइंट दे रहा हूँ। आपने खुद इंडोर्स किया है सर अभी मैं point पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप लोगों ने कोटा सिस्टम नाफिज कराया अभी दोबारा। हाँ वो इसलिए और यानी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सर इंडोर्स किया आप लोगों ने। अच्छा, अगर इसको भी, इसका भी एक आर्गुमेंट देता हूँ। हाँ। क्योंकि अगर आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर अगर PTI अब तो आपको बेहतर ये लगा कि कोटा सिस्टम में ही कुछ मिल सकता है। एग्जैक्टली ओपन मेरिट पे तो ये भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अच्छा, लेकिन अब हमसे जो सवाल हो रहा है, हाँ। तो क्या कराची के जायज नाजायज जो अक्सरियती सीटें रखने वाली जमात है वो कौन है? हाँ। इस वक्त तो PTI है ना। 5 साल से क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको तो तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है, हम चीजों को ओन भी कर रहे हैं और हम चीजों के लिए आवाज भी उठा रहे PTI हैं। की अच्छा, हुकूमत मैं किसने तो बनवाई थी और गिराई किसने? हाँ चल सही है, वो जो जिसने बनाई थी दोनों सूरतों मैं में उनका नाम नहीं लूंगा, और जिसने मैं गिराई अपना रोजा भी बोला, अच्छा, चले बताइए, जिन्होंने उनका नाम नहीं लूंगा। जिन्होंने गिराई वो भी तो वही थे। बिल्कुल ऐसा है। आज़ादी आप लोग तो सिर्फ इस्तेमाल हुए सर। देखिए, दोनों इस्तेमाल दफा तो सभी हो रहे हैं। कोई चाहे हुकूमत बनाते वक्त प्रोड्यूसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गिराते कोई किसी वक्त तो चैनल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल देखिए, हमारा काम ही है, हम सोशल अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, बुरा इस्तेमाल ना हो, डिस्कार्डेड नहीं होना चाहिए, डिस्कार्डेड अब्यूज नहीं होना चाहिए, यूज हो जाए कोई बात नहीं, अब्यूज ना हो। आपका वो पॉइंट जो था बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका पॉइंट सवाल था। देखिए, रुझान खत्म हो गया कराची के लोगों में, एक रुझान हो गया कि यार हमारा होना ही नहीं है तो हम क्यों अप्लाई करें। इस रुझान को खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होता रहा है तवातुर से, दिहाइयों से। तो कराची का नौजवान आज बोलता है यार मेरा तो होना ही नहीं है तो मैं क्यों अप्लाई करूं। ये आपका पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी पॉइंट को हमें खत्म करना है और कम से कम ये रुझान पैदा करना है। देखिए, होना ना होना बात की बात है, कराची के नौजवानों को मेंटालिटी कौन लेके आया, किसने जहन में डाला कि यार तुम लोग को गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल सकती, हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा, बंदूक उठानी होगी, कलम से कुछ नहीं होना हमारा। यूनिवर्सिटीज में जब तक के ये चीजें नहीं होंगी सर, ये सारी चीजें देखिए, वो तो थंडर स्कॉट वालों से पूछें आप कराची यूनिवर्सिटी में या कराची की जामियात में जिन्होंने सबसे पहले असला लेकर आए, तो उनसे पूछा जाए। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज था वो MQM से हुआ। हाँ। और MQM ने हमेशा से नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स की बात की। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि जहाँ पर चले सर सारी चीजें छोड़ दें, अब मुझे बताएं ना कि अब क्या पोजीशन है। अब वफाकी हुकूमत में माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद जरूर करते हैं, वो आप पे तनकीद करती है, लेकिन सर आप वो भी हुकूमत का हिस्सा, आप भी हुकूमत का हिस्सा है। नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये किसने कहा? सर वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है हम। अच्छा, जरूर पीपल्स पार्टी के साथ हमारे का वर्किंग कोऑर्डिनेशन है। सर मुझे एक बात ये बताएं, जो आपका मुआहिदा हुआ, जो तो हिस्सा की बात करें आप? नहीं सर, मुआहिदा तो मेरा आपसे भी हो सकता है कि मुआहिदा किससे हुआ? आइए मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। एक बात ये मुआहिदा क्या मतलब, मैं आपका चैनल का हिस्सा बन गया? सर आपका मुआहिदा किससे हुआ और जामिन कौन बना आपका? सर सिर्फ मुझे PDM बनी। हाँ, और मुआहिदा किससे हुआ आपका? मुआहिदा इन तमाम लोगों से हुआ, और मुआहिदा ये हुआ कि वर्किंग भुट्टो जरदारी ने जो शिक़ें पढ़ के सुनाई, वो किसने पढ़ के सुनाई? पहले तो इसको डिफरेंस को करें, वर्किंग कोऑर्डिनेशन क्या चीज है और हिस्सा बनना क्या चीज है। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आइए आपके चैनल के साथ मिलकर हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, तो क्या मैं चैनल का हिस्सा बन गया? नहीं, मेरा आपके साथ वर्किंग कोऑर्डिनेशन है कि पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए जो भी अच्छे काम होंगे हम चैनल के साथ मिलकर करेंगे या आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपका हिस्सा बन गया। मेरा वर्किंग कोऑर्डिनेशन है। सिंपल जवाब दें जी, हुकूमतें आपको ओन नहीं करती, यानी MQM को, या MQM हुकूमत को कभी ओन नहीं करती। हुकूमत में रहते हुए भी हमेशा ऐसा लगा जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं। आप कहते हैं जी हम हुकूमत के खिलाफ ये काम करेंगे, हम हुकूमत से ये बात बनवाएंगे। बेहान हाशमी भाई, आप खुद हुकूमत हैं, you are government, you don't need to force the government, you don't need to convince the government। आपके वुज़रा हैं यार, आप हुकूमत हैं। मैं आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम हुकूमत से बात करेंगे। मैं आपकी इस असर्शन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आपके दिल से कदर करता हूँ क्योंकि आप इस बात को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, और फिर हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि 25 सालों से हम ही मिसिंग हो रहे हैं और हम पर ही इल्ज़ाम तराशी हो रही है, अंगुश्त नुमाई हो रही है, और हम ही को जो वो औलादें जिनके अजदाद ने पाकिस्तान के नजरिया और पाकिस्तान की जद्दोजहद 1857 से लेकर 1946 का इलेक्शन और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे तैसे ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाले लोगों की औलादों को आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, इससे बड़ा अलमिया कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये हमारा कसूर ये है सिर्फ
कि हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और असेंबली में, कौमी असेंबली में एक मरतबा नहीं दर्जों बार मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात की है और इसी बारे में बात की है कि जनाब देखें, कराची को जहाँ पर अब मल्टी एथनिक सोसाइटी है, यहाँ पर आप लोगों को बुनियादी हकूक़ दें ताकि चीज़ें बेहतर हों। इकनॉमिक इंजन है आपका। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये कौमी इत्तफाक राय है कि कराची के लोगों को डिप्राइव रखना है, महसूस ऐसा होता है, चाहे वो मर्दमशुमारी के मामला हो, चाहे वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना देना हो, चाहे वो कोटा सिस्टम का मामला हो, चाहे वो केफर मंसूबा हो, चाहे बल्दियाती निज़ाम को ना देना 25 साल से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत में रहते हुए ना रहते हुए आप लोगों को फंड्स तो अच्छे मिल रहे हैं ना सर? देखिए ये कहाँ पर मिल रहे हैं फंड्स, जरा मुझे बताइएगा, मैं भी जरा ढूंढूं। और मैं, अगर आप फंड्स मिल रहे हैं तो मैं आइए आपके साथ मिलकर आप डीएमसी में रहे हैं सर, आप डीएमसी में रहे, केएमसी में वसीम अख्तर साहब को कितने फंड्स मिला करते थे? केएमसी का मैं जवाब दे नहीं हूँ, केएमसी को भी नहीं मिले। ये आपको आप एक बल्दियाती निजाम का हिस्सा रहे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें एमक्यूएम जो है वो मेजोरिटी में थी, मेयर आपका था, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। मैं आपसे आपके फंड की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात, मैं तो वसीम अख्तर साहब के फंड की बात कर रहा हूं। नहीं मिले, जो फंड मिले वो सफिशिएंट नहीं थे। और रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का नंबर तो होगा ना किसी के पास? हाँ, कोई भी चैंपियन होगा जो मेरे पास 2 दिन पहले फारूक सत्तार साहब आए थे। भाई सुन तो लें, आज उन्होंने फिर ये बात दोहराई। सुन तो लें सर, अब मैं ये बोल रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का नंबर तो होगा ना, कोई भी कराची में घूमते हुए दुकानदारी करने वाला चैंपियन तो होगा। आपके फोन पे, अभी आपके प्रोग्राम में फोन करके रिबर्टल दे दे, कराची को पिछले 10 सालों से ज्यादा हुआ है कि उसका जायज हक जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में नहीं मिल रहा। सर, हर 3 महीने पे 75 करोड़ रुपए तो भाई वो बड़ा एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान किया, तनख्वाह में निकलेगा ना वो तो। अच्छा, वो फारूक भाई ने कहा कि यार 75 करोड़ रुपए अगर कहीं की डेवलपमेंट पे खर्च हो जाते ना। नहीं, फारूक भाई को सिस्टम में नहीं तो नहीं पता था। फारूक भाई के दौर में अब पॉलिटिकल सिस्टम में आए ना। मैं तो आपको रिकॉर्ड की बात और किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जो निजामत थी उस वक्त तो फारूक भाई निजामत के दौर में नहीं, कोई और सिस्टम भी चलता है, इसका मतलब है। फारूक भाई जो निजाम के दौर में थे, जब फारूक भाई नाजिम थे, मेयर थे, उस वक्त का सिस्टम आपने देखा। एक ऐसा निजाम कि जब वाटर एंड सीवरेज जैसा निजाम जो है, इंस्टीट्यूशन है ना, वो मेयर के पास ना हो। किसी मुल्क का नाम बताएं जहां पर आपको ये पता हो कि उस मुल्क के मेयर के पास सॉलिड वेस्ट ना हो, यानी कचरा उठाना ना हो, वाटर एंड सीवरेज ना हो, बिल्डिंग कंट्रोल ना हो। कराची ऐसा बदकिस्मत शहर है कि जिसके मेयर के पास ये तमाम इदारे नहीं थे। दूसरी चीज फिर भी माशाल्लाह टेन्योर पूरा कर लिया। हाँ, ये बड़ी बात है। ये इस पे आर्गुमेंट होनी चाहिए कि हाँ हो सकता है सिफत देना चाहिए, ना होते हुए भी किसी न किसी तरह फंड्स मैनेज होते रहे, तनख्वाहों में जाते रहे। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ तनख्वाहों में जाते रहे। हाँ, सही है, टेन्योर पूरा हो गया सर, ये बड़ी बात है। ये आर्गुमेंट वाली बात है कि इस्तीफा दे देना चाहिए था या नहीं था, ये ज़ेरे बहस बात है। इस पे हो सकता है कि आपकी बात और मेरा मौक़िफ़ एक आप कंफर्टेबली जो चेयरमैनशिप थी सेंट्रल की वो एंजॉय करते रहे? एंजॉयमेंट आप इसको अगर कहते हैं कि रिबर्टल्स देते रहे हम, सर बड़ी एंजॉय। देखिए किसी भी जगह का चेयरमैन होना बड़ी। आप एंजॉयमेंट किसको कहते हैं? एंजॉयमेंट कहते हैं किसी भी चीज में खुशी महसूस करना। अगर मैं ये प्रोग्राम करते हुए, इसकी निजामत करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ तो मैं इसको एंजॉय करते हुए काम कर रहा हूँ। खुशफहमी या गलतफहमी कैसे हुई कि वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं? सर मुझे एहसास हुआ कि मुस्कुराहटें देखकर, ये मुस्कुराहटें देखकर, जिस तरह आप मेरी मुस्कुराहट देख के शायद आप समझ रहे हो कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा। जिस तरह आप एंजॉय नहीं कर रहे, उस तरह यकीन जानिए उस तरह आप भी कि हमने तकलीफदेह दौर गुजारा है। उसकी वजह यह है कि जब आपके लोग आपसे सवाल कर रहे हो कि यार कराची में जो आपने वादे किए थे वो चीजें होनी चाहिए, और आपके पास सफिशिएंट आंसर ना हो, आपके पास दूसरी तरफ ये छोड़ने का आर्गुमेंट ना हो, आपके इंटरनल टुकड़े हुए हो, पॉलिटिकल टुकड़े हुए थे ना, तो दैट इज वेरी रिग्रेटेबल। कि वो रिग्रेटेबल एक पीरियड था, टेन्योर था। और मैं समझता हूं कि आज भी जो हम ये बात कर रहे हैं तो दीगर लोगों को भी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट 2013 के कानून में अमल दरामद जो हुआ है उसमें तब्दीली होनी चाहिए। कानून साजी नहीं होगी कोई फायदा नहीं है, चीजें बर्बाद हैं। ठीक है। अली मंसूर ज़ैदी साहब, सर जरा बताइएगा साहिल वेलफेयर के बारे में। अब आप पूरा 360 घुमा दिया आपने, पहले पॉलिटिकल इतनी डीप आप लेके। नहीं सर, वो तो आप थोड़ा सा लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा वापस से जरा मुतदिल कर दूं, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा, नहीं तो लोग परेशान रहेंगे। क्योंकि ब्रेक पे आने के बाद फिर दोबारा कुछ बातें नहीं। जी बताइए। पहले शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। वेलकम। मेरा बेसिकली ताल्लुक तो वाटर इंडस्ट्री से है, तो मेरी कंपनी है जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, इट्स बाय माबजी, एंड वी आर द पायनियर्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, डिसैलिनेशन, वेस्ट वाटर। मबजी तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा पुराना नाम है। रेहान भाई को भी याद होगा, हमारे घरों में फिल्टर्स लगते थे मबजी के, वाटर फिल्टर एंड जो
वो मुख्तलिफ पुराने पे आपने मेरा नाम क्यों लिया? पुराने पे मेरा नाम क्यों लिया? मैंने कहा हम लोग जो है ना ऐसा लगता है, जैसे हो सकता है आप तो छोटे ही होंगे। नहीं आप तो बस बिल्कुल बराबर ही होंगे। जी हाँ, ये जर्नी 1983 में माय फादर स्टार्टेड, जब हमने अपना लारोश में भी स्टार्टेड फ्रॉम देयर नाज़ाबाद से, सो दैट वी ग्रू नाउ वी आर इन माशाल्लाह। असल में मेरा भी ताल्लुक नाज़ाबाद से। अच्छा, रेहान भाई भी नाज़ाबाद को अच्छी तरह समझते हैं, तो हम लोग नाज़ाबाद के लोग, कोई भी नाज़ाबाद की बात, आपने मब्जी कहा ना तो बस वहीं से मेरे जहन में आया। मैंने कहा सेंट्रल और नाज़माबाद, तो दो चीज़ें जब मिल जाए ना तो फिर ये आप जो सवाल पूछे थे ये बिल्कुल मेरे दिल से निकल रहे हैं सवाल, लेकिन ये मैं इस मकसद के लिए यहाँ नहीं हूँ, तो लेकिन कभी और इंशाल्लाह बात होगी बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। साहिल वेलफेयर से मेरा ताल्लुक पिछले 3 साल से है, और साहिल वेलफेयर फॉर्म 2013 में हुई थी, और इसका बेसिकली जो हेड करते हैं साहिल को, वो करंट कमांडर कोस्ट करते हैं, जो भी प्रेजेंट करंट सर्विंग कमांडर कोस्ट होंगे। अच्छा वो करते हैं, वो साहिल करते वेलफेयर। हैं। किस चीज़ की वेलफेयर देखती है यार? ये बेसिकली इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे एजुकेशन है, वाटर सैनिटेशन है, ठीक, ठीक। यू नो रिहैबिलिटेशन है। अच्छा। जैसे मैं जब आया इसमें इससे मुंसलिक हुआ तो कोविड आया हुआ था, तो ठीक, हमारा ठीक। अच्छा सर, अब हमें थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ शेफ़ नौरीन भी मौजूद हैं, जो कि बोर हो रही थी इसलिए कि सियासी बातें इनकी समझ में नहीं आती। इनसे भी बात करनी भी बहुत सारी, सेहत के हवाले से। रेहान भाई आप मौजूद हैं, कुछ पूछेंगे हम लोग भी ज़रा, कैसे आदमी स्लिम हो सकता है, और हमें अली मंसूर साहब से भी बात करनी है, साथ साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, फिर देखें इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए रमज़ान करीम। वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब रेहान हाशमी साहब। इसके अलावा हमारे साथ अली मंसूर साहब मौजूद हैं, जो कि साहिल वेलफेयर के CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब, और हमें ज्वाइन किया है आज अंग्रेज़ शेफ़ नौरीन ने। और शेफ़ नौरीन से सबसे अहम बात होनी थी, लेकिन उनसे अभी तक बातें नहीं हो पाई हैं, और मेरे ख्याल में मैं अब कुछ जो है ना उनसे पूछना चाहें। रेहान भाई क्या ख्याल है, ज़रा पूछना चाहिए ना शेफ़ नौरीन से कि ये सेहत का राज क्या होता है? बिल्कुल, है ना? अब मौजूदा दौर में तो आप समझते हैं खाने पीने से ताल्लुक़ होता है सेहत का? बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। अच्छा मुझे बताएं शेफ़ नौरीन के एक जो लोग वेट लूज़ करना चाहें, वो किस टाइप की डाइट खाएं, क्या खाएं? जैसे मुझे नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना ये बता दिया, या आप आजकल के हिसाब से बता दें, जैसे सहरी और सहरी और इफ्तार। सहरी में क्या खाएं? खजूर का सहरी में शेक, भी खजूर खाएं। खजूर का शेक ले लें, मतलब हाँ। उसमें मिल्क हो, क्रीम हो, खजूरें हो 3 से 4, ठीक है। एंड बनानास डाल दें 2, ठीक है। शेक पी लें, और साथ में पराठा ले लें, कीमा ले लें, कबाब ले लें, व्हाटएवर जो भी खाना चाहें, क्योंकि वेट तो इससे तो वेट बढ़ जाएगा। और तो वेट आपनेगा ना जिनको पुट ऑन नहीं, जिनको लूज करना लूज करना है, लूज के लिए तो बस मैं खाती हूँ, मैं आपको वो बता दें, आप राज बता ही दें आज आप। मैं तो लेती हूँ जौ, लाइक जौ। हाँ, जो सीरियल होता है, ये जबड़ा जिसे कहते हैं। नहीं नॉट दिस जौ। फिर जौ का जो वो दलिया जो होता है, जौ, हाँ जौ जिसे कहते हैं, जौ किसे कहते हैं? ओट्स ओट्स, ओट मील या जो बार्ले, नहीं ओट, ठीक है, दलिया। मैं तो वो लेती हूँ, ठीक है, उसमें हाँ। दूध डाल दिया सही है। आपने, थोड़े 1-2 आपने बनाना काट के डाल दिए, थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए ना। जौ साथ तो में छिलके के साथ नहीं होता, तो बगैर छिलके वाला उसको उबालना पड़ता है ना। अच्छा, थोड़ा उबालना सा। पड़ेगा। जी उबालना पड़ता है। ठीक। चिया सीड्स हैं, हाँ मैं तो खाइए सर, मैं वैसे इनसे पूछना चाह रहा हूँ। और साथ में आप लोग चिया सीड्स का वो ठीक। जो शेक बनता है वो ले लें, थोड़ा हेल्दी भी चाहिए थोड़ा ना। तो healthy है। सहरी में तो आपको कहते हैं ना वो जो ब्रेकफास्ट लाइक किंग, ठीक है, एंड ये सारी चीजें। ठीक, हाँ तो सहरी हम क्या बादशाहों की तरह करें, फकीरों की तरह? बादशाह की तरह करें, बादशाह की तरह, हाँ। इफ्तार फकीरों की तरह करें। मैं देखिए, मैं ये कहती हूँ मैं ये कहती हूँ सर पोर्शन वो में असल में ये जो कहावत कह रही थी ना कि मतलब नाश्ता शहंशाहों की बादशाहों की तरह करो और रात का खाना फकीरों की तरह खाओ, ऐसा ही है वैसे ना? होना यही चाहिए, तो उस हिसाब से लेकिन अगर not सहरी in बादशाहों की रमजान। तरह कर रहे हैं तो फिर इफ्तार तो बादशाहों की तरह नहीं कर सकते ना, लेकिन रमजान में हैं? के बरखिलाफ है। कल है ना? मैं एक मौलाना साहब को सुन रहा था, मुफ्ती साहब को, उन्होंने ये कहा कि जब अफ्तार करें, हाँ। रसूलुल्लाह से रिवायत थी और उन्होंने कोट किया था, तो कि अफ्तार जब करें तो ऐसा ना करें कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस की मिसाल दी थी कि इंसान का पेट एक बर्तन की तरह, जितना भरोगे हाँ तो सही बात है, मुनासिब हाँ। छलक भी सकता है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इफ्तार में क्या खाना चाहिए? इफ्तार में मतलब मैं डाइट की बात कर रहा हूँ, डाइट हाँ। कॉन्शियस लोगों के लिए है, मोटा बिल्कुल। नहीं होना किसी को, नहीं उल्टा मोटे नहीं होना किसी को, सही आप बात मुझे है। बताएं। देखिए मैं तो कहती हूँ जो भी खाएं पोर्शंस कंट्रोल करके खाएंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे। कैमरा थोड़ा उस तरफ हो, हाँ, उस मतलब तरफ का भी ख्याल रखना है। ओके, हाँ। पोर्शंस कंट्रोल करके खाएंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैं लेती हूँ, मैं पकौड़े समोसे नहीं, आई डोंट ईट इन इफ्तार। नहीं खाती। मिनी सैंडविचेस हो गए, ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस हो गए,
आपका चिकन हो गया, उसमें हल्का सा वन बाइटर मेयोनीज, समोसे जो आते हैं बड़े लजीज, वो तो अच्छे होते ही, लेकिन वो फैट मतलब क्या होता है ख्याल ना। वन बाइटर समोसे छोटे वाले जो आते हैं हाँ ना, बिल्कुल, वन बाइट समोसा। हाँ वन बाइटर वो बड़े चले लजीज। आप खा लें, एक से दो तीन खा लें, कुछ अच्छा लोग ये तो भर भर रिवाज के आपको खाते बात हैं। हुई, वापस आया है। हाँ। पहले जमाने में यानी हम जब स्कूल में होते थे तो ठेले पे जी। वो 1 रुपए के 3 समोसे दिया करता था और उसके ऊपर आलू का वो और मसाला वसाला डाल के देता था। हाँ, रायता। वही साइज दोबारा वापस आ गया। एग्जैक्टली। वरना उसके बाद तो बड़े बड़े समोसे चल गए थे सब हाँ, कुछ। अब तो फिर हर से वो चीज में आ गए। वन बाइटर समोसे वो जो छोटे ठेले पे नहीं होते थे 3 पहियों का जो ठेला बड़ी होता अच्छी था। आपने हाँ। बात बताई। है ना, वो 5 स्टार में आजकल वही साइज का वही साइज के वही समोसे आ गए। फर्क ये उनको वन बाइटर कह रहे हैं। हाँ, हम exactly। समझते थे गरीबी में चलो बड़ा समोसा 1.5 रुपए का नहीं ले सकते, 1 रुपए के 3 समोसे ये लेके खा ले। और अब अच्छा, और अब आप देखिए आप अब कितने महंगे देख ले, एग्जैक्टली। अच्छा, और क्या क्या चीजें खा सकते हैं ये बताएं। ग्रिल चीजें खा सकते हैं हम, सैंडविचेस खा सकते हैं ग्रिल्ड brown चीजें bread खा के। सकते हाँ हैं, ग्रिल्ड, यानी बारबेक्यू की भी या जी ग्रिल की बारबेक्यू भी। या ओवन बेक्ड, Oven ओवन बेक्ड। हाँ, हल्का सा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में आप चिकन को कर लें, फिश को कर लें, साथ में स्टर फ्राई वेजिटेबल्स खा लें, तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक और है। कंट्रोल कर लें, खत्म, यही ठीक है, best थोड़ा सा उस तरफ हो गए। हाँ, कंट्रोल कर लें, आपने पोर्शंस जो कंट्रोल। पोस्चर है वो ऐसा रखिए कि कैमरा आपको फेस ओके, करता है। ठीक है। हाँ, ये आप ठीक देखें, है। आप हाँ, सही है बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग सहरी में फेनी खाते हैं और चीजें खाते हैं, वो क्या सही होती है या नहीं खानी चाहिए? थोड़ी सी खा ले, मैं तो कहती हूँ सहरी में वही ब्रेकफास्ट ही टाइम हो गया ना, फेनी बिल्कुल खा खाएं। सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, और अच्छा, आपको दही और एनर्जी भी तो लस्सी, चाहिए ना। जो लस्सी जो पीते हैं वो लस्सी पिए विदाउट शुगर। है विदाउट शुगर? हाँ, बगैर जो नमक वाली लस्सी होती है वो पी ले, जरूरी तो नहीं चीनी आप दूध डालें। उसमें मिलाएं या नहीं मिलाएं? मिलाएं, बिल्कुल दूध भी मिलाएं, स्किम मिल्क ले ले, Skim milk स्किम मिल्क ले ले, उसमें दही डाल दें। ठीक। और जैसे वो हंगर्ड होती है, वो जो दही का हम पानी निकाल देते हैं, उसकी आप लस्सी बनाएं, बहुत मजे की बनेगी, मोटा भी नहीं करेगा और फ्रेश भी रखेगा आपको, अच्छा, दही का पानी। एनर्जेटिक भी रखेगा। अच्छा, उससे ज्यादा जी। लस्सी से भी फ्रेश रहते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, पराठा खाना चाहिए या नहीं? पराठा खाए बगैर कोई रोजा नहीं रखता। नहीं तो खा लें पराठा, बिल्कुल खा पराठा तो लें। बहुत मुश्किल है। पराठा खाइए, हाँ खा लीजिए सहरी खाते में। हैं? मुझे लग रहा है कि अपने लिए जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे लिए कोई justification सबके लिए ना नहीं। सर, पराठा खाए बगैर कैसे रोजा रखेंगे? पराठा खा लीजिए, है जिसको शकील भाई? खाना है खा ले। आप कभी रखे हैं रोजा पराठा खाए बगैर? अच्छा, उन्होंने रखे भी सारी हैं कि नहीं चीजों की रखे? एंडोर्समेंट दे दी। हैं? खाना चाहिए ना। पराठा भी खाएं, रोटी भी खाएं। हल्का सा तेल लगा लीजिए, बिल्कुल जो भर भर के तेल डालते, दैट इज नॉट हेल्दी। ये आप चीजें जो बता रहे हैं, इसकी कंटिन्यूएशन में एक मैं आपको जोक आया मुझे तो एक मैं इसलिए मुझे रखे नहीं रखे करेंगे। ये भी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। ये सही जवाब नहीं दिए कि रखे हैं या नहीं रखे हैं, सीधे कह दिए कि रखना चाहिए। बहुत जबरदस्त, कमाल है शकील भाई। आपसे हाँ या ना का जवाब पूछो, आपके मुझे पता नहीं। चले ठीक है जी। पराठे और अली उसके साहब। कुन्ने पाए पे एक जोक याद आया कि एक फॉरेनर आया यहाँ पे कराची आया और उसने जो है खाना खूब, रात को उसको जो होस्ट था ठीक। पाकिस्तानी, तो उसने खिलाया उसको कुन्ना पाए हाँ। और जी उसने बड़ा एंजॉय किया। हाँ। तो सुबह उसने पूछा जो होस्ट था, उसने कहा मिस्टर हेनरी डिड यू एंजॉय द फूड लास्ट हाँ। नाइट? हाँ। ही सेड इट वाज लवली एट नाइट टाइम बट टेरिबल इन द मॉर्निंग। खा तो नहीं, हाँ, ये रात में तो बात लवली खा तो रहता है। Exactly। बिल्कुल, सुबह में जो है ना फिर वो मसला होता है। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा कि यानी चिकन को तो फ्राइड भी करके कहते हैं नहीं खाना चाहिए, फिर वो बहुत ज्यादा कैलोरीज एग्जैक्टली, कैलोरीज तो होता है फ्राइड। बेक कर लें, ग्रिल कर लें, बेक कर लें, स्टीम कर लें, हम लोग बहुत सारी ठीक है। डिप्स के साथ खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन कि हम- हमारे यहाँ तो डेली पकोड़े जब तक ना हो, समोसे ना हो, तब तक अफ्तार ही नहीं होती। तो फिर हाँ, क्या तो अब- डेली खाते हैं? अच्छा, मजे की बात ये बोर नहीं होते बोर नहीं होते। क्योंकि हर दफा किसी नए शक्ल का पकोड़ा आ रहा होता है। बोर ना होने की ये भी वजह होती है सही बात कि है। पकोड़े तो रहते पकोड़े ही हैं, लेकिन शक्लें बदलती रहे हैं। रेहान साहब क्या कहेंगे? आप देखें वो तमाम चीजें इसको जस्टिफाई करनी है आपने, और आपने नहीं छोड़ना है इनकी बात। वो मुझे, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप सी पूछ रहे हैं कि पराठा खाए नहीं खाए, पकोड़े और पकोड़े खाए नहीं खाए, मतलब आपने अपनी स्टैंप लगवा ली न्यूट्रिनिस्ट। आप ये देखेंगे रहते पकोड़े ही, लेकिन शक्लें बदलती हैं। हाँ, हमारे जिस यहाँ तरह- भी यही हो रहा है। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। शक्लें रहते पकोड़े मामला ये है। हाँ, शक्लें बदल जाती है, लेकिन 100%। शक्लें बदल जाती है, फेसेस बदल जाते हैं 100%। और हम बोर भी नहीं होते। हम बोर- रोजाना उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं। हाँ ना सर, थोड़ी सी चेंज आ जाता है ना थोड़ा सा, इसलिए। तो बहरहाल अच्छा, नौरीन आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, जी। अली से भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा कुछ और बात करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए हुस्न इरशाद रमजान करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की हुस्न इरशाद रमजान करीम सिलसिला है कार खैर का। कार खैर के सेगमेंट में हम मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, उन पर बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी
किस तरीके से मदद की जा सकती है, लोग जो देख रहे हैं वो उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। जी अली साहब मुझे बताइएगा कि आपकी जो साहिल वेलफेयर है, एक तो मुझे ये बताइए कि इसकी थोड़ी सी वर्किंग दोबारा बताइएगा, और फिर अगर आपको लोग आपकी मदद करना चाहें या आपका सहारा बनना चाहें, आपको सपोर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, साहिल वेलफेयर 2013 में फॉर्म हुई थी और बेसिकली जो करंट सर्विंग कमांडर कोस्ट होते हैं वो इसको हेड करते हैं एंड इट चेंजेस एवरी ईयर। और इसके नीचे नेवी और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जैसे एजुकेशन से, मेडिकल से, डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इसके साथ मुंसलिक हैं और डायरेक्टर्स होते हैं। और हर डायरेक्टर को एक रोल दिया जाता है, एक एजुकेशन का किसी को दिया है, किसी को हेल्थ का दिया हुआ है, किसी को वाटर सैनिटेशन दिया हुआ है। जैसे मैं वाटर के डिवीजन में आता हूँ और मेरे जो डायरेक्टर हैं दानिश अमान। लेकिन देखते वैसे क्या साहिल से रिलेटेड, सी कोस्ट से रिलेटेड चीजें देखते हैं? हमारी जो फ्रॉम सजावल ऑल द वे टू जिवनी, जो आपका ईरान बॉर्डर है, पूरा कोस्टल बेल्ट कम्स अंडर आवर अच्छा स्कोप। यस, ये सारी चीजें, स्मगलिंग वगैरह जो हो रही है वो दैट इज नॉट हमारा सोशल वर्क है, वो तो इंटेलिजेंस कोस्ट गार्ड आपने कहा ना, तो शायद वो भी आपके साथ तो कोस्टल बेल्ट तो आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोस्टल बेल्ट पे जितना है दैट इज कम्स अंडर स्कोप आपके अंदर। अच्छा, साहिल वेलफेयर जी जी जी। कैसे इसको अगर सपोर्ट करना चाहें हम तो क्या? हमारी ऑनलाइन है, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की वेबसाइट है, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की रजिस्टर्ड, और वेबसाइट बनी हुई है, फेसबुक पेज है हमारा, यू कैन गो देयर। क्या लोगों की आपको मदद मिलती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, बिकॉज इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है हमारा, क्योंकि एक तो ऑर्गेनाइज है, ऐसा नहीं हैपहैज़र्ड नहीं है। अगर फोकस है कि एजुकेशन पे है तो एजुकेशन में पूरी एक टीम है जो एजुकेशन पे काम कर रही है। ठीक है, कोई नंबर आप बताना चाहेंगे, कोई वेबसाइट एड्रेस बताना? यही साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन। नाज़रीन ये साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, उस्मानी साहब कोशिश करके स्क्रीन पे भी लगवा दें ताकि आता रहे जी। साहिल वेलफेयर एसोसिएशन जो है ना वो कोस्ट गार्ड पे, यानी ये पूरी कोस्टल बेल्ट जो है ना, ये पूरी इसके हवाले से इतने मछेरे हैं, इतने लोग हैं जिनको मदद की जरूरत पड़ती है। हमने इसमें बड़ा डाइवर्सिफाइड किया, जैसे कोविड में तो मेडिकल नीड बहुत थी, राशन नीड थी, जब फ्लड्स आया तो रिहैबिलिटेट करना था। बलूचिस्तान स्पेशली आपके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं कंपेयर टू सिंध, वहाँ क्लस्टर्स हैं छोटे छोटे और लोग वो जगह छोड़ना ही चाहते हैं। सही बात है। और वो गाँव ऐसे हैं कि 10 लोगों का एक गाँव है, फिर आप 5 किलोमीटर चले जाएंगे, वहाँ 5 लोग हैं, वो एक गाँव है, तो बड़ा वो है और वो छोड़ते नहीं, छोटा छोटा गाँव। तो उनको रिहैबिलिटेट करना, पहले उनको रेस्क्यू करा, फिर उनको वापस रिहैबिलिटेट करना, उनको हाँ, फिर वहाँ जो फिशरमैन कम्युनिटी, कच्चे का इलाका भी आप बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ी चैलेंजिंग है। अच्छा, काफी चैलेंजिंग है बिल्कुल। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है, वहाँ हर कोई जा नहीं सकता सिविलियन, तो उसको मैनेज करना। फिर मछली कम्युनिटी, क्योंकि फिशरमैन है वो ज़्यादातर, फिशरमैन पॉप, अच्छा, जो तो उनको बोट्स देना उनको, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों। ऐसे लोग थे, हमने एक ड्राइव की थी जहाँ पे हमने सोलर पैनल्स दिए बोट्स के लिए, जो लोग थे वहाँ पे जो रह रहे थे। अच्छा, बिजली भी नहीं होती ना सर, वहाँ थोड़ा मसला। तो वहाँ पे लिटरली जो वहाँ पे जो लीड थे उन्होंने कहा सर आपको आइडिया नहीं है कि जिंदगी में पहली बार बिजली देखेंगे, दे हैव नेवर सीन अ फैन और अ लाइट, तो ये इनके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और वो जो लोग आ रहे थे, पाँव चप्पलें तो उनके पास आप समझ लें वो थी नहीं, और जितने पेमेंट लगे हुए थे उनके जो कपड़ों में आप वाकई आपको सलाम है, आप इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि लोग, तमाम लोग जितनी सपोर्ट कर सकें साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की सपोर्ट करें। इन जैसे लोगों की अच्छी बात यह है कि लोगों की मदद करें। बहरहाल आप कुछ बात शेफ़ नौरीन से करना चाहेंगे। शेफ़ आपकी मुझे बताइएगा, नौरीन के फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी, मैं नॉर्मल डेज में सैंडविचेस। सैंडविचेस? हाँ, सैंडविचेस। कोल्ड सैंडविचेस या कोल्ड सैंडविचेस? कोल्ड सैंडविचेस। हाँ, थोड़े से वो जो फ्रेंच ब्रेड में बनते हैं। अच्छा, हाँ, वो वाले। और इफ्तार में आजकल, सहरी इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? सहरी में तो मेरा सीरियल ही होता है। अच्छा। एंड बॉइल्ड कभी एग ले लेती हूँ, लस्सी मेरी बर्दाश्त कैसे कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ आराम से। अच्छा, किसी बड़ी आप दावत पे चली जाएं, बहुत खाने रखे हो, फिर क्या करेंगी? मैं जैसे बहुत दफा दावतें पे गई हूँ, सहरियों पे बुलाया गया, लेकिन मैं, आपका ईमान मुतज़ब्ज़ब नहीं होता कि नहीं मैं कुछ और भी खा लूँ, कुछ और? मैं सब चीजें थोड़ी थोड़ी चख लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब। हाँ बिल्कुल, पेट भर के नहीं खाती। थोड़ा थोड़ा करके, खतरा खतरा करके भी दरिया बन जाता है। थोड़ा थोड़ा लेते गए, सबसे पता चला। थोड़ा थोड़ा चखने से आप मोटे नहीं होंगे ना। अच्छा, हाँ, अगर आप प्लेट भर के खाएंगे। बचपन में एक मूवी देखी थी, उसमें एक आदमी ड्रामा कर रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा। स्कूल के बच्चों ने कहा भाई सब एक एक निवाला खिला दें। आपको याद आ गई होगी मूवी, और सबने एक एक निवाला खिलाया, सारे बच्चे को, 400 बच्चे थे, 400 निवाला खा के निवाले जो है। निवाला हमने नहीं कहा, मैंने खुद अपने निवाले खाए। अच्छा, आप छोटे छोटे अपने निवाले? जी, छोटे छोटे, एग्जैक्टली।
ठीक है, इसलिए जो है ना आपको आप वो नहीं होते, ये नहीं है। हाँ, और मैं एक काम और करती हूँ, जैसे जब भी आपने कोई भी मील लिया तो उसके बाद गर्म पानी, जैसे जापानीज लोग पीते हैं ना गर्म पानी, वो पी ले तो आपका सारा फैट वैसे ही। हाँ, चाइनीज ही पीते हैं। आप देखिए इसका मतलब है सीरियल्स और गर्म पानी। गर्म पानी तो मैं जरूर लेती हूँ, दोनों चीजें जी, दोनों। अब ये ना हो लोग गर्म पानी और सीरियल्स खाने की मुंह ही जला लेते हैं। शेफ नौरीन जितना अगर बनना है और गर्म पानी एवरी आफ्टर मील आप गर्म पानी लें, जैसे हम चाय का पानी गर्म करते हैं ना, इसी तरह का चाय की तरह पिए। ठीक। अच्छा शकील भाई, आपसे दरख्वास्त करूंगा आगे नात रसूल मकबूल नात पे जाना है, यहाँ नात के अशार ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे जी। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का सब जुदा है। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सबे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह